गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। ये एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें अलग अलग पात्रों को दर्शाया गया है। तो ये जो नाटक है, इसके जो नाटककार हैं इनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इनके नाटककार का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। और ये जो नाटक है ये सामाजिक व्यंग एकांकी, मतलब जो सामाजिक समस्याएं उन पर व्यंग किया गया है कि आजकल जो समस्याएं बढ़ रही हैं किस पर अधिक जोर दिया जा रहा है, उनके बारे में ये जो एकांकी बताई गई है। जो ये नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म हुआ था 1917 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो कौन कौन सी? कोणा, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा आदि। और जगदीश चंद्र जो बसु है माथुर है, इनका मृत्यु हुई थी 1978 में। अब ये जो नाटककार है जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने इस एकांकी के माध्यम से जो समाज उन लोगों पर प्रहार किया है जो अभी मतलब जो समाज में आजकल जो क्या हो रहा है कि जो स्त्री शिक्षा है वो बढ़ रही है। लोग लड़कियों को पढ़ाने लग रहे हैं, लड़कियां जो है पढ़ने में सक्षम है और हर चीज में आगे निकल रही हैं। तो उन्होंने इस एकांकी के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से उन्होंने यही प्रस्तुत किया है कि आज भी समाज में ऐसे दकियानूसी विचारों वाले लोग हैं जो कि लड़कियों की शिक्षा को गलत मानते हैं। वो चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से आगे नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियां सिर्फ किस लिए होती हैं? घर के काम के लिए होती हैं। वो सिर्फ सुंदरता को महत्व देते हैं, लड़कियों की जो शिक्षा है, लड़कियों की जो पढ़ाई है उसको महत्व नहीं देते हैं। उनके माध्यम से मतलब वो यही सोच रखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो हमेशा लड़कों से कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ घर संभालना है, बाकी जो काम है वो किसका होता है? लड़कों का होता है। तो इस नाटक के माध्यम से उन्होंने सीधे ऐसे ही लोगों पर प्रहार किया है जो कि इस तरह के विचारों वाले हैं। तो इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? जो पहला है, जो लड़की है जो इसका मुख्य पात्र है वो है उमा। तो मुख्य पात्र कौन है इसका? उमा, जो कि लड़की है इसमें, मतलब जिसको देखने के लिए आते हैं लड़के वाले, वो मुख्य पात्र है उमा। और प्रेमा कौन है? प्रेमा उमा की माँ। रामस्वरूप, रामस्वरूप है उमा के पिता। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद है जो लड़का है शंकर, शंकर के पिता। और शंकर कौन है? लड़का। तो इसके मुख्य पात्र यही है, उमा, प्रेमा, रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर। तो उमा कौन है? जो लड़की है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो है इसकी मुख्य पात्र उमा। और प्रेमा है उमा की माँ। और रामस्वरूप है उमा के पिता। गोपाल प्रसाद है शंकर के पिता। और शंकर जो है लड़का, जिसके लिए कि उमा का रिश्ता आता है। तो ये जो पाठ है इसमें क्या है कि एक लड़की है उमा, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, मतलब उसने कॉलेजी शिक्षा जो विश्वविद्यालय शिक्षा है वो भी उसने ग्रहण कर ली है। तो उसके लिए रिश्ता आता है, वो जो शंकर है उससे रिश्ता आता है। तो उसमें ये बताया, इसमें इस पाठ में ये है कि जब उसके लिए रिश्ता आता है तो उसके जो पिता है रामस्वरूप, वो उसके रिश्ते की बात के समय जब वो देखते हैं कि जो लड़के वाले हैं उनको लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए, तो वो अपनी बेटी की शिक्षा को उससे छिपाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी लड़की है उनकी वो कम पढ़ी लिखी है। तो और जो ये है गोपाल प्रसाद है, वो जो शादी है उसको, विवाह को एक बिजनेस का, व्यापार की तरह मानते हैं, सिर्फ लेन देन पे वो करते हैं। और वो उनके माध्यम से मतलब वही सोचते हैं कि जो लड़की है वो सिर्फ सुंदर होनी चाहिए और घर संभालने वाली होनी चाहिए, जो घर का कामकाज है वो उसे अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं। और जो शंकर है वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी, शंकर जो लड़का है वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो भी अपने पिता के उन विचारों में उसका साथ देता है, मतलब वो भी दकियानूसी विचारों वाला बताया गया है। तो इस पाठ में जो उमा है उसके जो व्यक्तित्व है उसके बारे में, मतलब जो उसकी विशेषताएं है उनको बताया गया है कि उमा जो है बिल्कुल सुदृढ़ विचारों वाली है, अपने जो मतलब वो समर्थ है, आत्मविश्वासी है और पढ़ी लिखी है।
कब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, मतलब ये जो नाटक है उसके बारे में बताया गया कि कमरा है जो कि मामूली तरह से सजा हुआ है। मामूली क्या होता है? आम। इसके एक बार शब्दार्थ भी हम देख लेते हैं बीच बीच में, जो इसमें कठिन शब्द आए। तो मामूली का अर्थ क्या हो गया? हाँ, मतलब जो विशेष नहीं होता। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो कमरा है वो कि मामूली तरह से सजा हुआ है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है। महाशय होते हैं सज्जन। महाशय का अर्थ क्या होता है? सज्जन, महाशय बोलते हैं सज्जन। महाशय की पीठ नजर आ रही है। वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ होते हैं कि जो पक्की उम्र के बोलते हैं ना, 50-60 की उम्र के लोग, उन्हें बोलते हैं अधेड़ उम्र के होते हैं। एक तख्त होता है ना, लकड़ी का बना हुआ आसन जिसे बोलते हैं, वो होता है तख्त। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा, सिरे का अर्थ होता है किनारा, उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो इसमें है कि एक कमरा है जो कि मामूली तरह से सजा हुआ है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है और जो महाशय हैं, जो सज्जन है व्यक्ति, वो उसमें आ रहे हैं, उनके साथ उनका एक नौकर भी है। तो कह रहे हैं, बाबू अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। तो मतलब वो बता रहे हैं कि जो नौकर है वो उस कमरे को सही ढंग से कर रहा है। तो वो जो रामस्वरूप है वो उसको बता रहे हैं कि जो ये तख्त है उसको इधर मोड़ दे, इसको ऐसे कर दे या इसको ऐसे कर दे। इस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से कमरे को करना है। फिर नौकर बोलता है, बिछा दो साहब। बाबू जो है वो कहते हैं, बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा की यहाँ अक्ल बढ़ रही थी। अक्ल होती है बुद्धि। तो कह रहे हैं कि परमात्मा की यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहा है? पसीना बहाने का अर्थ इसमें एक मुहावरे का अर्थ है कि पसीना बहाने का अर्थ क्या हो गया? परिश्रम करना। नौकर बोलता है, नौकर जो है वो तख्त बिछाता है, ही मतलब वो हंसता भी है। फिर बाबू बोलते हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है। कसरत मतलब व्यायाम। तो वो कह रहे हैं कि अब तो उनकी जो उम्र है वो हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि हमने भी अपने जवानी के समय में बहुत ज्यादा मेहनत की है, व्यायाम किया है। कलशों से नहाता था। कलश जो होता है, ये कलश क्या होता है? घड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं कि कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहूजी से दरी मांगला। बहूजी मतलब जो उनकी पत्नी है, उनके बारे में बताया, जो प्रेमा है उसके लिए उसे दरी मांगला। अब ये जो हमने ये पढ़े हैं, इसमें जो शब्दार्थ आए हैं वो कौन कौन से हैं? पसीना बहाना, परिश्रम करना, अक्ल, बुद्धि, कसरतें, व्यायाम, कलश, घड़ा। और तक अब हो गया। इसके बाद देखते हैं बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई, वही नौकर जाता है बाबू साहब के इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। मेजपोश क्या होता है? जो कि मेज के ऊपर जो कपड़ा बिछाया जाता है उसको बोलते हैं मेजपोश। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। झाड़न होता है झाड़ने का जो कपड़ा होता है उसे बोलते हैं झाड़न। तो गुलदस्ता जिसमें कि फूल वगैरह लगाते हैं, कि झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं, मतलब कुर्सियों को भी साफ करते हैं उस झाड़न से। सहसा करते हैं अचानक घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदूमी रंग की, गंदूमी होता है कि गेहूं में रंग का जो होता है ना, उसे बोलते हैं गंदूमी रंग की। रंग छोटा कद, मतलब जो नाटा कद होता है ना, मतलब उसकी जो कद है वो क्या है? छोटा है। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है, जाहिर मतलब प्रकट, किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। भीगी बिल्ली होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ, ये भी एक मुहावरा है, भीगी बिल्ली डरा हुआ होना। जो नौकर है वो भी उसकी तरह, उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह आ रहा है। खाली हाथ,
बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं कि जब वो उनकी पत्नी प्रेमा आती है तो जो नौकर है वो भी डर जाता है और जो रामस्वरूप है वो भी उससे घबराते हैं, तो वो दोनों तरफ देखने लग जाते हैं। अब प्रेमा बोलती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, मतलब वैसे ही इतना काम है और तुम धोती मांग रहे हो, अभी तो तुमने बदली थी। तो रामस्वरूप बोलता है, धोती? तो प्रेमा बोलती है, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए, मतलब अभी बदली है और फिर किस लिए मांग रहे हो? तो रामस्वरूप बोलता है, लेकिन तुमसे धोती किसने मांगी? तो प्रेमा बोलती है, यही तो कह रहा था रतन, मतलब रतन जो है उनका नौकर है उसके लिए बोलती है कि रतन ने यही तो कहा था। तो रामस्वरूप बोलता है रतन को गुस्से में, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोती के यहाँ, धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू गई का। तो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि जो धोबी है उसके यहाँ से जो चद्दर धुलकर आई है वो चद्दर उन्होंने मंगवाई थी, लेकिन रतन जो नौकर है उसको लगा कि क्या मंगवाई है, धोती मंगवाई है, जाके धोती के लिए बोल रहा है। तो इसमें आया है कि उन्होंने कहा कि तेरे कानों में डांट लगी क्या? डांट क्या होता है? प्लास्टिक और लकड़ी का एक ढक्कन होता है जो कि बंद, जिसमें की रुकावट जो होती है उसे कहते हैं डांट। और उल्लू, मूर्ख। फिर प्रेमा बोलती है, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। तो रतन, और दरी? फिर रतन बोलता है, दरी? तो प्रेमा बोलती है, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वहां पड़ी है, वह पड़ी तो है। तो रामस्वरूप बोलता है दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। हारमोनियम क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है, बाजा होता है, इसे बोलते हैं। फिर रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। फिर प्रेमा जो है वो बोलती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए खड़ी है, मतलब जो प्रेमा उनकी बेटी है उमा, उसके लिए बोलती है प्रेमा अपने पति रामस्वरूप को कि जो तुम्हारी लाडली बेटी है, मतलब जो प्यारी, लाडली का अर्थ होता है प्यारी, वो तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना मतलब गुस्से में रहना, नाराज होना। तो रामस्वरूप बोलता है, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? मर्ज मतलब रोग, दवा होता है औषधि। तो कहते हैं कि जब वो मुंह फुलाए पड़ी है तो तुम उसकी जो माँ हो वो किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। पकड़ में आना मतलब काबू में आना। जो लड़के वाले हैं जो इसके रिश्ते के लिए आए उनके लिए कह रहा है कि जैसे तैसे तो वे पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। तो वो ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पे कि तुम्हारी बेवकूफी मतलब ये क्या है कि तुम माँ होते हुए भी अपनी बेटी को समझा सकती हो, इस रिश्ते के लिए तैयार कर सकती हो। तो कह रहे हैं कि यदि वो नहीं माने, लड़के वाले वापस चले जाएं तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर प्रेमा बोलती है, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन होता है कि जो कोशिश होती है, वो कह रहे हैं सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। तो कह रहे हैं वो उनकी जो पत्नी है वो कह रही है कि तुम्ही ने उसको इतना पढ़ा लिखा है और सर पे चढ़ा लिया, जब किसी का कहना ही वो नहीं मानती है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। जंजाल होते हैं मुश्किलें जो होती है उन्हें बोलते हैं जंजाल। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। लक्षण होते हैं, लक्षण जो होते हैं। तो कह रहे हैं कि स्त्री सुबोधिनी में मतलब ये बातें बताई जाती हैं, लिखी होती हैं कि जो लड़की है उसको किस तरह से काम, जो घर के काम है वो कौन कौन से कैसे करे जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जमाने में तो स्त्री सुबोधिनी होती थी। अब जो रामस्वरूप है वो ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप बोलता है दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। मतलब वो मजाक कर रहे हैं, अपनी पत्नी को बोल रहे हैं ग्रामोफोन यहाँ पर, कि जो उनकी पत्नी है वो बोलने के बाद रुकती ही नहीं है। तो कह रहे हैं एक तो ग्रामोफोन होता है जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, वाद्य यंत्र, जिसको बजा लो और कभी भी रोक लो, और एक ग्रामोफोन जो था परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ। तो वो अपनी पत्नी को ग्रामोफोन बोल रहे हैं कि यदि एक बार बोलना शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। फिर प्रेमा बोलती है हटो भी, तुम्हें ठिठोली भी सूझती रहती है। ठिठोली का अर्थ होता है मजाक। तो कहती है कि तुम्हें हर टाइम मजाक ही सूझता है।
यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। राह पर लाना मतलब सही रास्ते पर लाना। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो कह रही है कि ये तो नहीं कि तुम्हें मजाक सूझ रही है, ये तो नहीं कि अपनी बेटी को समझाओ, उसे सही रास्ते पर लाओ। जो लड़के वाले हैं उनको आने में थोड़ी ही देर है, वो आने ही वाले हैं। तो रामस्वरूप बोलता है तो हुआ क्या? तो प्रेमा बोलती है तुम्ही ने तो कहा कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। मतलब उसको ठीक ठाक मतलब कि उसको सजा बजाकर जो क्रीम वगैरह है, पाउडर वगैरह उसको लगाकर उसको नीचे लेकर आना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था। मतलब बोलते हैं कि लड़की चाहे कितनी ही पढ़े लिखी, कितनी ही सुंदर हो, जब तक वो थोड़ा सा मेकअप वगैरह पाउडर वाउडर ना लगा ले, जो होता है ना मेकअप की सामग्री, उसके लिए आया है, जब तक लोग उसे पसंद नहीं करते। पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। तो कहना कि जो लड़की है उमा, उसको तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आ गई तुम्हारी इस लड़की से। तो कह रहे कि मैं परेशान हो गई तुम्हारी लड़की से, क्योंकि जब मैंने उसे ये सब सामग्रियां दी तो वो आंचल में जो पल्लू था उसमें मुंह लपेट कर लेट गई है। अब रामस्वरूप बोलते हैं न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल तो लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं ये लड़की कैसी है, इसका दिमाग कैसा है, वरना आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेती, ज्यादा रुचि लेती है। मतलब वो ज्यादा क्रीम पाउडर लगाना, दिखावा करना, मेकअप करना। तो प्रेमा बोलती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते हैं। एंट्रेंस होता है जो 11वीं कक्षा होती है उसको पास करवाना। कह रहे कि मैंने तो कहा था कि एंट्रेंस ही करवा देते, लड़की अपने हाथ रहती। हाथ रहना होता है नियंत्रण में रहना। कहना चाह रही है कि यदि इसको तुम कम पढ़ाते तो वो अपने नियंत्रण में रहती, जैसा तुम कहते वैसा वो करती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप कहते हैं, उसकी बात बीच में ही काटकर बोलते हैं चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। जबान पर काबू होना नियंत्रण होना, बोलने पर नियंत्रण करना। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उगलना मतलब कह देना, सबके सामने बोल देना। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। तो प्रेमा बोलती है अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो रामस्वरूप बोलते हैं तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, मतलब वैसे ही वो सुंदर है तो पाउडर की जरूरत नहीं है, तो चाहे पाउडर लगाए या ना लगाए तुम उसे तैयार कर दो। पान लेकर प्रेमा बोलती है अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो रामस्वरूप बोलते हैं तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वह कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना, मतलब उसको पान लेकर यहाँ भेज देना। और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना, मतलब रतन उसी वक्त आता है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। फिर चद्दर बिछाते हैं। तो प्रेमा बोलती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं जी, फल रखे ही हैं, और चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं है। तो रामस्वरूप बोलते हैं क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं है। सूझना मतलब याद आना। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे मतलब नखरे करते हैं, मतलब नाटक करते हैं। तो प्रेमा बोलती है यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, एक आध मतलब एक या दो, फिर थोड़ी सी कुछ चीजें हैं वो तुम ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। तो रामस्वरूप बोलता है हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का, मतलब 2 ही आ रहे हैं, एक तो गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका लड़का शंकर। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीना मतलब तरीके से आए,
ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी विचारों ख्यालों पर। तो कह रहे हैं कि ये जो लड़के वाले हैं इनके विचार थोड़े क्या है, दकियानुसी है, पुराने विचारों वाले हैं। तो गुस्सा तो मुझे भी आता है, मैं खुद नहीं चाहता कि ऐसे विचारों वाले से लड़की की शादी करवाऊं, लेकिन मैं क्या मजबूर हूँ। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। मतलब जो गोपाल प्रसाद है खुद क्या है, पेशे से वकील है, पढ़े लिखे हैं, और लेकिन बहू कैसे चाहते हैं, कम पढ़ी लिखी। मतलब क्या है, वो दकियानुसी विचारों वाले हैं। तो प्रेमा बोलती है और लड़का, तो रामस्वरूप बताते हैं कि बताया तो था तुम्हें, बाप से तो लड़का सवा से, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तामील का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इस लड़के को और इसके बाप को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, मतलब कहना चाह रहे हैं कि मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी लड़की की शादी एक अच्छे घर में करवाना चाहता हूँ, वरना तो मैं क्या करता, लड़के को और उसके जो पिता है उनको बहुत ज्यादा सुना देता। तो रतन जो है वो नौकर, वो बोलता है, जो अब दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। मतलब वो बोलता है कि वो लोग आ रहे होते हैं, तो बोलता है बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप बोलते हैं क्या है, रतन बोलता है कोई आते हैं। तो रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ ही गए। अरे तू यहीं खड़ा रहे बेवकूफ। रतन को बोलते हैं वो कि अरे तू यहीं खड़ा रहे बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया, मतलब सब कुछ खराब कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। जो पीछे वाला दरवाजा है उसके लिए बोलते हैं कि सामने वाले से मत जा, पीछे वाले दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, मतलब थोड़ा सा गाना भी गा देगी वो, कि उनको लगे कि इसकी आवाज भी बहुत ज्यादा मीठी है। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। किसके लिए बोलती, रतन के लिए। रामस्वरूप बोलता है तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक, मतलब जो गेट है उनपे दस्तक लगती है, आवाज आती है, कोई बाहर से खटखटा रहा है। रामस्वरूप, हाँ 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 आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोग चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इसकी खासियत है, मतलब उसकी जो कमर है वो थोड़ी झुकी हुई है। और जो रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाकर मुझे दीजिए। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? जो रामस्वरूप है वो पूछते हैं गोपाल प्रसाद को कि मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो कह रहे हैं कि हमें तो, हमारा तो जो मेन मुद्दा था यहीं आने का था, तो हमें रास्ता क्यों नहीं मिलता। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसा आपका काम। आपकी मतलब मेरा काम लड़के की शादी करना था, तो आपका काम भी लड़की की शादी है। आपकी लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, या यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों से घसीटने लगे हैं, कांटों में घसीटने लगे हैं, हम तो आपके सेवक हैं। मतलब थोड़ा सा शर्मा, मतलब ऐसे बोलते हैं कि और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर बोलता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था, मतलब वीकेंड होता है ना, महीने के लास्ट में छुट्टी होती है शनिवार रविवार की, उसमें आ गया था। तो रामस्वरूप बोलते हैं आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो शंकर बोलता है जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? तो शंकर बोलता है हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं बात यह है कि साहब, जब शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां
उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे समय में क्या था कि हम लोग कचौरियां बहुत ज्यादा खाने के बाद भी जो हमारी भूख थी वो वैसे की वैसी ही रहती थी, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते। तो रामस्वरूप बोलते हैं कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में 1.5 सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेबल टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी व क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि ये लड़का कमजोर है। तो कह रहे हैं कि आजकल जो समय है उसमें तो पढ़ाई के साथ साथ जो खेल है वो कई तरह के खेल भी हैं, लेकिन जो हमारे समय में क्या था कि इस तरह के खेल नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी, मजाल मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो ये कह दे कि ये बच्चा कमजोर है। रामस्वरूप बोलता है जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। मतलब दोनों एक दूसरे की जो बड़ाई है वो करने लग रहे हैं, अपने जमाने की बातें बता रहे हैं। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं बहुत ही जोशीली आवाज में बोलते हैं और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे ही 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे मतलब अपनी तारीफ कर रहे हैं कि पूरे 12 घंटे तक लगातार बैठ के पढ़ता रहा। जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए की मुकाबला नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं कि मैट्रिक मतलब 10वीं पास, कि उस समय का जो 10वीं का बच्चा था वो भी इतनी फर्राटे वाली अंग्रेजी बोल सकता था जो आज का एमए बच्चा नहीं बोल सकता। तो रामस्वरूप बोलता है जी हाँ, यह तो है ही। मतलब जो गोपाल प्रसाद है वो अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कर रहे थे, अपनी ही मुंह अपनी तारीफ कर रहे थे, मतलब अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहे थे। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं माफ कीजिएगा रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। मतलब वो कह रहे हैं कि जब हमें उस समय की उस जमाने की याद आती है तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, मतलब अपनी वो बड़ाई करे जा रहे हैं। फिर रामस्वरूप बोलता है हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। अब बिजनेस मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, शादी जो है उसको कारोबार समझ रहे हैं, व्यापार समझ रहे हैं। बिजनेस मतलब जो लेन देन है, शादी में किस तरह का लेन देन होगा उसकी बात वो करना चाह रहे हैं। तो रामस्वरूप बोलते हैं चौक कर बिजनेस बिज समझकर ओहो इस अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। मतलब समझ जाते हैं किस तरह की बात करना है, तो बोलते हैं कि पहले नाश्ता तो कीजिए। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं यह सब क्या तकल्लुफ करते हो, मतलब ये सब क्यों परेशानी की, तकल्लुफ मतलब परेशानी। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि तकल्लुफ किस बात की है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तशरीफ लाना मतलब आना, वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ। गोपाल प्रसाद आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी पूरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी। गोपाल मतलब वो जब जाता है अंदर रामस्वरूप तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे को बोलते हैं कि लड़की कैसी है, मतलब जो घर है वो तो अच्छा है, आदमी भला है, देखते हैं लड़की कैसी है। तो शंकर बोलता है जी। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं क्यों, क्या हुआ। शंकर कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसे बोलते हैं बैकबोन, वो क्या है, झुकी हुई है। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख दे रहे हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं, मतलब चाय ले ही आए। तो रामस्वरूप बोलता है आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो ये नया फैशन पसंद नहीं। नया फैशन बोलना चाह रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो कैसी चाय पीते हैं कि इसमें चीनी ज्यादा, दूध कम होता है, चाय ज्यादा होती है और चीनी भी कम होती है, पानी ज्यादा होता है। तो कह रहे हैं कि एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा, जायका मतलब स्वाद क्या रहेगा। फिर रामस्वरूप बोलते हैं कहते तो आप बिल्कुल सही है। फिर वो चाय पकड़ाते हैं उनको। शंकर बोलता है सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो मजाक कर रहे हैं वो उनसे कि ज्यादा चीनी पियोगे आप चाय में तो सरकार जो क्या करेगी, अब टैक्स लगाएगी।
तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप पूछते हैं वह क्या है? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं खूबसूरती पर टैक्स। तो दोनों हंस पड़ते हैं, कौन कौन? रामस्वरूप और शंकर। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी होगी। मतलब जो महिलाएं उनमें होड़ लग जाएगी कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ तो टैक्स और ज्यादा भरना पड़ेगा। तो रामस्वरूप बोलते हैं वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता ही न था। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो रामस्वरूप बोलता है आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बोलता है किस मामले में? तो रामस्वरूप बोलता है यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब शादी होती है तो लड़की का जो खूबसूरती का हिस्सा, वो मतलब उसमें कितना हिस्सा होना चाहिए उसका। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाएं चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होंगी, आपकी लड़की तो ठीक है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, चाहे हम लोग जो पुरुष है वो मान ले, लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो किस बात पे ज्यादा महत्व देती है कि लड़की कैसी होनी चाहिए? सुंदर। अब आज हमने आधा पाठ पढ़ लिया। अब जो इस पाठ में शब्दार्थ आए हैं उनको एक बार हम देखते हैं। बाकी का जो पाठ है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो शब्दार्थ देख लेंगे, जो जो शब्दार्थ इसमें आए हैं। मेषपोष, मेषपोष होता है मेष पर बिछाने वाला कपड़ा। मेषपोष क्या होता है? मेज पर बिछाने वाला कपड़ा। झाड़न, झाड़न होता है झाड़ने के लिए काम आने वाला कपड़ा। इसके बाद है जाहिर। जाहिर का अर्थ है प्रकट। भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली का अर्थ है डरी हुई। इसका देखते हैं डांट। डांट का अर्थ क्या होता है? प्लास्टिक या लकड़ी का अवरोधक। अवरोधक होता है ढक्कन। अवरोधक होता है ढक्कन। इसके बाद बोलेंगे उल्लू। उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। लाडली। लाडली का अर्थ होता है प्यारी। मुंह फुलाना, नाराज होना। पकड़ में आना, काबू में आना। मर्ज, दवा। मर्ज का अर्थ होता है रोग। दवा
दवा का अर्थ होता है औषधि। जंजाल, जंजाल का अर्थ होता है मुश्किल, मुश्किल। अभी जो पाठ हमने पढ़ा, आधा पाठ हमने पढ़ लिया, इसमें जो शब्दार्थ आए उनको हमने कर लिया। अब इस पाठ को आप दोबारा से पढ़ना, जितना हमने पढ़ा उसको वापस से आप देखना और शब्दार्थ आए उनका अभ्यास करना। धन्यवाद।